बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम उसके ऊपर चलते हैं। टू डिटरमाइन द करेक्ट लेवल ऑफ GNP इट इज़ नेसेसरी टू एड अप द वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर। यहाँ पर वो सवाल ये पूछ रहा है, वो कहता है कि आपको GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वो तमाम वैल्यूज़ ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ऐड करें जो एक साल के अंदर पाई जाती हैं। मतलब GNP की वैल्यू के लिए इन तमाम चीज़ों का, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज़ का ऐड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GNP इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन NNP। GNP जो है ये हमेशा NNP से बड़ा होता है। नेक्स्ट है द 4 फैक्टर पेमेंट्स। द 4 फैक्टर पेमेंट कौन से हैं? पहला है वेजिस, फिर है रेंट, फिर इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। नंबर 4 वाला वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट है वो मेजर नेशनल इनकम बाय दिस मेथड। हम नेशनल इनकम को 3 मेथड के ज़रिए मतलब कर सकते हैं। उसने यानी कि सारे के सारे मेथड बताए हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, यानी तमाम मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब है द पेमेंट्स विदाउट वर्क। द पेमेंट्स विदाउट वर्क को हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। द पेमेंट विदाउट वर्क ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि काम किए बिना ही जो पेमेंट आ जाए उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो है नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नेशनल इनकम के। नेक्स्ट है इफ़ वी कंपेयर GDP एंड GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो GNP इक्वल होगी GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि GNP जो है वो इक्वल होगी GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है अ TV सेट परचेज फ्रॉम अ रिटेल स्टोर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। जो हम अगर किसी दुकान के ऊपर से एक TV सेट जो है वो ख़रीदते हैं तो वो किस चीज़ की एग्जांपल में काउंट होता है? वो काउंट होता है फाइनल गुड्स की यानी कि एग्जांपल में। नेक्स्ट है GNP। GNP क्या होता है? GNP द मार्केट वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी। कि किसी एक मुल्क की इकॉनमी के अंदर वो तमाम किस्म की गुड्स और सर्विसेज जो पाई जाती हैं उसे हम GNP कहते हैं। नेक्स्ट है GNP के अंदर क्या आता है? अ ब्रोकर्स कमीशन। GNP इंक्लूड अ ब्रोकर्स कमीशन। ब्रोकर कौन से होते हैं? जो एक पार्टी के दरमियान जो है वो मतलब है ये जो दरमियान वाला बंदा होता है इसे हम ब्रोकर कहते हैं। यानी कि 2 पार्टीज़ के दरमियान कोई फ़ैसला करवाने वाले को या मतलब किसी किस्म का कोई सौदा करवाने वाले को हम ब्रोकर कहते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। नेट इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर हम कैपिटल कंजप्शन के अलाउंस को माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट बच जाती है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज़ डेफिनेशन ऑफ GNP। GNP की डेफिनेशन क्या है? वो तमाम किस्म की मार्केट वैल्यू जो गुड्स और सर्विसेज के ज़रिए प्रोड्यूस होती है किसी एक कंट्री में एक साल के दौरान, तो उसे हम कहते हैं वो GNP है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कंजप्शन स्पेंडिंग। कंजप्शन स्पेंडिंग डज नॉट इंक्लूड। कंजप्शन स्पेंडिंग के अंदर क्या चीज़ नहीं आती? वो है हाउस होल्ड परचेजेस ऑफ स्टॉक इन XYZ कॉरपोरेशन। मतलब कंजप्शन स्पेंडिंग के अंदर क्या चीज़ नहीं आता? हाउस होल्ड्स परचेज ऑफ स्टॉक इन एनी XYZ कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज नेशनल इनकम। इनमें से कौन सी चीज़ है जो नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करती है? वो है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विड्रॉल फ्राम द सर्कुलर फ्लो इनकम स्ट्रीम। तो वो है टैक्सेशन। दोबारा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विड्रॉल फ्राम द सर्कुलर फ्लो इनकम सिस्टम
इनकम स्ट्रीम, तो वो है टैक्सेशन। नेक्स्ट है पाकिस्तान सेविंग रेट। पाकिस्तान का सेविंग रेट जो है वो 14.4% है। पाकिस्तान सेविंग रेट इज़ 14.4%। इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा नंबर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 1.73% के तहत 1.73% के तहत वो जो है ग्रो कर रही है पाकिस्तान की पॉपुलेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2008 और 9 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर कितनी बनेगी, वो है 1046 रुपये, सॉरी 1046 डॉलर बनेगी नेशनल मतलब इनकम पर पर्सन। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू कॉज अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनमें से कौन सी ऐसी है विच इज़ द मोस्ट लाइकली टू कॉज ए मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वो है एन इंक्रीज इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एन इंक्रीज इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, तो इससे क्या होगा, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, वर्किंग पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो 100 में से वर्किंग पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% है, यानी 30% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी 70% जो है वो नखट्टू, मतलब हम कह तो नहीं सकते ऐसा। अच्छा, आगे हैं पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पाकिस्तान ने अपना पहला 5 ईयर प्लान 1955 में मुतारिफ़ कराया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान नेशनल इनकम। पाकिस्तान नेशनल इनकम के अंदर जो है एग्रीकल्चर का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो 24% है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 18% है। साइज़ ऑफ पाकिस्तान 8th प्लान, पाकिस्तान का जो 8वां प्लान था उसके अंदर पाकिस्तान की कितने बिलियन रुपए का वो प्लान था, वो 1700 बिलियन रुपए का। पाकिस्तान का जो 8th नंबर के ऊपर 5 ईयर प्लान था वो 1700 बिलियन का प्लान था, बिलियन रुपीज़ का। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 25% इट्स ओन ऑयल रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान जो है वो 25% अपना ऑयल जो है वो खुद जनरेट करता है, बाकी 75% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है कि इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद होता है कि इंसानों का लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन रियल GNP। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो किस बुनियाद पे मेजर की जाती है, वो रियल इंक्रीज़ इन GNP की बुनियाद पे, यानी GNP के अंदर इंक्रीज़ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह मेजर हो पाएगी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है, बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब चीज़ों की सप्लाई को इंक्रीज़ करके गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर मनी इन द कंट्री। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तब कोई भी किसी किस्म की करेंसी जो है वो इशू करती है जब पाकिस्तान के अंदर मतलब पैसों की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी द पेपर मनी डज नॉट पोजेसिस। इनमें से कौन सी खसूसियत जो है वो पेपर करेंसी के पास नहीं होती। पहले बात करते हैं कौन सी खसूसियत होती है, तो पेपर करेंसी के पास एक्सेप्टेबिलिटी होती है, पेपर करेंसी के पास डिविजिबिलिटी होती है, पेपर करेंसी के पास पोर्टेबिलिटी होती है, लेकिन पेपर करेंसी के पास ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, नापायदारी नहीं होती। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स एनुअली। मतलब जितने हाथों में इनकम जो यानी कि पैसा जो है वो सर्कुलेट करेगा उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। एक साल के अंदर यानी कि जितने लोगों के हाथों में पैसा जाएगा उसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हेन द नेशनल्स मनी सप्लाई इज़ 1200 बिलियन एंड GDP इज़ 4800 बिलियन, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी होगी, 4। दोबारा सुने, जब नेशनल मनी सप्लाई जो है वो 1200 बिलियन होगी और GDP 4800 बिलियन होगी तो वेलोसिटी ऑफ मनी कितनी होगी, 4। नेक्स्ट है इफ़ क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ डबल्ड देन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थेरी वैल्यू ऑफ मनी, तो वो कितनी हो जाएगी, आधी। मतलब अगर पैसा जो है एक मुल्क के अंदर उसकी तादाद डबल हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
KEYNES, according to Keynes, demand of money is affected by both A and B. A एंड बी में क्या है, इनकम के साथ भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी। दोबारा सुने, कैनीस ने कहा था कि डिमांड फॉर मनी इज़ अफेक्टेड बाय, कि मतलब पैसे की डिमांड जो है वो असरअंदाज होती है इनकम से भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी। नेक्स्ट है, विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मतलब कौन से लोग हैं अगर इन्फ्लेशन में आगे या पीछे कुछ होता है तो कौन से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोज़ हु आर रिपेइंग बारोड मनी, वो लोग जिन्होंने अपना पैसा वापस करना है, जिन्होंने बैंक से कुछ कर्ज़े लिए हुए हैं, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उन लोगों को फ़ायदा होता है, यानी कि जो मकरूज़ होते हैं। इफ़ क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ 100%, अब वही बात, अगर पैसे की तादाद को डबल कर दिया जाए, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन बाकी चीज़ें बिल्कुल साकन रहें, तो उस पैसे की जो कदर है वो कितनी हो जाएगी, वो 100% उसकी कदर घट जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर पैसा डबल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो आधी रह जाएगी। When banks prepare their balance sheets, they show the money lent in assets. जब बैंक जो है वो अपना पैसे की मतलब बैलेंस शीट शो करते हैं तो वो किसके अंदर शो करते हैं, एसेट्स के अंदर, यानी कि असासाजात के अंदर। द पावर ऑफ ए बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इज़ अफेक्टेड बाय द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल, बोथ ए एंड बी। दोबारा सुने, द पावर ऑफ ए बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इज़ अफेक्टेड बाय, मतलब किसी भी बैंक की जो क्रेडिट क्रिएट करने की जो यानी कि पावर होती है वो इफ़ेक्ट हो सकती है द कैश रिजर्व्स रिक्वायरमेंट के ऊपर और द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल के ऊपर। नेक्स्ट है कि अ बैंक हैज़ 5 मिलियन इन कैश, एक बैंक के पास 5 मिलियन रुपए कैश में है। द मिनिमम रिजर्व रेशो इज़ 20%, और जो मिनिमम उसके पास रिजर्व रेशो है वो 20% है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल टू इंक्रीज़ टोटल डिपॉजिट, तो वो 25 मिलियन तक अपने डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है अगर उसके पास 5 मिलियन की कैश है। व्हेन अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, इट्स इमीडिएट इफेक्ट इज़ दैट इट राइजेस द मनी सप्लाई। दोबारा सुने, जब एक कमर्शियल बैंक जो है वो अपने मतलब व्हेन अ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, जब एक कमर्शियल बैंक अपने क्रेडिट्स को क्रिएट करता है, इट्स इमीडिएट इफेक्ट इज़ डैट इट राइजेस द मनी सप्लाई, तो उसका फौरी तौर पर असर ये होता है कि उसकी जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, 9 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ने बुनियाद रखी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। 10 रुपये नोट जो है, 10 रुपये का नोट, यानी कि नोट कोई भी जो हो वो स्टेट बैंक ही इशू करता है। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन सा ज़्यादा तौर पर टूल जो है वो अपनाया जाता है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। व्हेन द स्टेट बैंक वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द कंट्री, इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। व्हेन द स्टेट बैंक, जब स्टेट बैंक ये चाहता है टू डिक्रीज़ मनी सप्लाई इन द कंट्री, कि वो मनी सप्लाई यानी कि एक मुल्क के अंदर मनी सप्लाई कम करे, इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। दोबारा सुने, जब एक स्टेट बैंक ये चाहता है कि वो मनी सप्लाई को मुल्क के अंदर कम करे, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज़ को बेच देता है। सेंट्रल बैंक्स रेट ऑफ लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रेट। दोबारा सुने, सेंट्रल बैंक्स रेट ऑफ लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट है, व्हेन अ सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, जब एक सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी मनी सप्लाई सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो क्या करता है, यानी परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज़ करता है और लोअर बैंक्स रेट यानी कि बैंक की तादाद को कम कर देता है। जब सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करे, तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ख़रीद लेता है और जो बैंक रेट है उसको कम कर देता है। एवरी कंट्री एस्टैब्लिश सेंट्रल बैंक टू इशू नोट्स और टू सुपरवाइज कमर्शियल बैंक। हर मुल्क जो है वो सेंट्रल बैंक अपने लिए बनाता है ताकि वो अपने लिए नोट्स पैदा कर सके, इशू कर सके, और साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी निगरानी कर सके। विच इज़ द
मॉनेटरी मेजर टू इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए मतलब क्या चीज़ मेजर की जाती है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट के रेट को इंक्रीज़ करना है तो यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेशरी। ट्रेशरी कहते हैं कि मतलब ट्रेशरी बिल क्या होता है? ट्रेशरी बिल गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब छोटे वक्त के लिए या छोटे टाइम के लिए जो है वो उधार लेना, ट्रेशरी। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचना या ख़रीदना क्या कहलाता है? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट। नेक्स्ट है द बैंक एस्टेब्लिश फॉर लोन्स टू वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड खुशहाली बैंक। दोबारा सुने, द बैंक एस्टेब्लिश फॉर लोन्स, वो बैंक जो लोगों को कर्ज़े देने के लिए बना है, टू वी वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेज, और उसकी मतलब शाखें बहुत कम है, तो उसका नाम है खुशहाली बैंक। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय रिकार्डो। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज रेट, कंपैरेटिव एडवांटेज रेट की जो थ्योरी है वो रिकार्डो ने बयान की। नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ़ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर डिफरेंट। ट्रेड बिटवीन दो कंट्रीज, दो ममालिक के दरमियान जो ट्रेडिंग है, मतलब जो एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो उस वक्त बेनिफिट हो सकती है जब दोनों ममालिक की जो चीज़ें होती हैं उनकी जो मतलब उनका जो रेट है वो अलग अलग हो, यानी कि उनकी जो कॉस्ट रेशियो है उनकी चीज़ों की वो अलग अलग हो, फिर दोनों को फ़ायदा हो सकता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन द व्यूज़ ऑफ हेक्सचर एंड ओहलन। हेक्सचर HECCHER, हेक्सचर एंड ओहलन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की जो मॉडर्न थ्योरी है वो इन दो इंसानों की बुनियाद पे बेस है। और टैरिफ, टैरिफ से क्या मुराद है? टैरिफ होता है कि मतलब जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देती है तो हम उसको कहते हैं टैरिफ, और अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट होगा कि जो ट्रेड है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है टू कंट्रीज़ कैन गेन फ्राम फॉरेन ट्रेड, यानी कि दो ममालिक जो फॉरेन ट्रेड से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वो उस वक्त कर सकते हैं जब कास्ट रेशियो उनकी मुख्तलिफ होगी और उनके जो टैरिफ रेट हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे, यानी कि उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेट और उनकी जो गुड्स हैं वो दोनों मुख्तलिफ होंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज़ कॉल्ड कमर्शियल पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं कमर्शियल पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड, जो किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर और कैपिटल रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो है वो बेस करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी मुल्क का वो बेस करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर और कैपिटल रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स के ऊपर। इफ़ GNP ऑफ पाकिस्तान राइजेस इट विल एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर पाकिस्तान की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है तो इसका असर पड़ेगा, मतलब इसके ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी और इंपोर्ट भी इंक्रीज़ होती हैं। पाकिस्तान फॉलो द पॉलिसी ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी यानी कि कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट वुड काज अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट टू फॉल। किसी भी मुल्क का जो यानी कि एक्सचेंज रेट होता है वो किस टाइम गिरता है? किसी भी मुल्क का जो एक्सचेंज रेट होता है वो उस टाइम फॉल करता है इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स इंपोर्ट्स, ताकि उसकी जो यानी कि डिमांड्स हैं इंपोर्ट्स की वो इंक्रीज़ हो जाए। व्हाट वुड काज अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट टू फॉल, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो कह रहा है कि जब किसी मुल्क का एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे गिरता है तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उस मुल्क की जो इंपोर्ट्स होती हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस, इनमें से कौन चीज़ है जिसको हमेशा बैलेंस होना चाहिए? तो वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हमेशा बैलेंस होना चाहिए। व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ़ द वैल्यू ऑफ रुपी फॉल्स अगेंस्ट डॉलर। अगर डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान के पैसे की कदर जो है वो कम होती है तो उसका असर क्या पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की चीज़ें हैं उनकी कीमत इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर
टोयोटा की कंपनी अपनी कोई फैक्ट्री जो है या अपना कोई प्लांट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगाती है, तो हम उसके प्लांट की जो कीमत होगी उसको किस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस सेक्शन के अंदर, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। इसी तरह इफ़ CDA यानी कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद गेट्स एलान फ्राम वर्ल्ड बैंक, यानी कि अगर पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो वर्ल्ड बैंक से अगर पैसे लेती है सड़कें बनाने के लिए, तो उसको वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड करेगी, तो उसको भी वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड करेगी। यानी कि टोयोटा को भी कैपिटल अकाउंट में और जो वर्ल्ड बैंक का कर्ज़ा है उसको भी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो कर्ज़ा जो है वो सड़क बनाने के लिए लिया। कमर्शियल पॉलिसी मीन्स, कमर्शियल पॉलिसी से क्या मुराद होता है, पॉलिसी अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो पॉलिसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मुतालिक हो। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम मेक्स पाकिस्तान इंपोर्ट्स बिल, अगर पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट्रोलियम का यानी कि अलग पे करे इंपोर्ट, तो वो हमारी टोटल पेट्रोलियम हमारी यानी कि टोटल इंपोर्ट का 25% जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनती हैं, 25% जो है वो हमारे टोटल इंपोर्ट का जो है वो ये बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम जनवरी 2005 कस्टम ड्यूटीज़ इन पाकिस्तान आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 2005 से जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो पैसा हमें कस्टम से आता था वो हमारा कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उसके ज़रिए हमारा जो कस्टम ड्यूटीज़ के ज़रिए पैसा आता है वो कम हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, अर्निंग की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, मतलब वो पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, कॉटन यार्न्स, चावल और कारपेट, ये तीनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। यानी कि दोबारा इनकी नंबरिंग देख लें, पहले नंबर पर कॉटन है, फिर राइस है और तीसरे नंबर पर कारपेट है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट। अब वैल्यू की बुनियाद पर सबसे पहले ऑयल है, फिर मशीनरी है और फिर केमिकल्स हैं। ये यानी कि इनकी नंबरिंग आपने ध्यान से रखनी है, पहले नंबर पर ऑयल, फिर मशीनरी और फिर जो है वो केमिकल्स। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन हेल्प टू इंक्रीज एक्सपोर्ट इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम्स इन अदर कंट्रीज इज़ ग्रेटर दैन 1। इस MCQs को आपने दोबारा पढ़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट कुड आ गवर्नमेंट डू टू करेक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट। एक गवर्नमेंट अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, तो वो करेगी रिड्यूस द डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है वो कम कर देगी, रिड्यूस द डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है होम ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, इनमें से किसने टैक्सेशन के प्रिंसिपल दिए, तो वो आदम स्मिथ ने। आदम स्मिथ ने जो है वो टैक्सेशन के ऊपर प्रिंसिपल्स दिए। नेक्स्ट है टैक्सीज ऑन कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ के ऊपर टैक्सीज जो है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सीज ऑन कमोडिटीज़ आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस। सबसे अच्छा और बेहतरीन मतलब असूल जो है वो टैक्स पे करने का कौन सा है, पर्सनल इनकम टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेस। इनमें से कौन सा बेस्ट यानी कि असूल है टैक्स को पे करने का, तो वो है पर्सनल इनकम टैक्स। इफ़ पाकिस्तान गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी कि इन पाकिस्तान गवर्नमेंट बजट जो है वो कौन प्रिपेयर करता है, तो वो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है। इन पाकिस्तान इनकम टैक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्स भी उसे कहते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन A एंड C। पाकिस्तान के अंदर जो इनकम टैक्स है उसको प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं और डायरेक्ट भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम टू बिकम मोर अनइक्वल, तो वो है मोर रिग्रेसिव टैक्स। दोबारा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम टू बी मोर अनइक्वल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पैसे को ज़्यादा अनइक्वल बना देता है, यानी कि इनकम को ज़्यादा अनइक्वल बना देता है, तो वो है मोर रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। पाकिस्तान पब्लिक डेबिट जो है वो GNP से
छोटा है। पाकिस्तान का जो मतलब पब्लिक डेबिट है वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से छोटा है। पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और वो एंड होता है 31 मई को, ठीक है। 31 जून, हाँ 31 जून को एंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज फॉल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट्स। तो वो है सॉफ्ट करेंसी। दोबारा सुने, एक्सचेंज रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज फॉल, इनमें से एक्सचेंज रेट जो होता है वो इनमें से कौन सी करेंसी का गिर जाता है बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, लगातार पेमेंट डेफिसिट की वजह से कौन सी एक्सचेंज रेट जो है जिसका बैलेंस ऑफ यानी कि उसका एक्सचेंज रेट गिर जाता है, तो वो है सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू इनकम दैट इज सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड। इनमें से कौन सी इनकम है जिसको डेट इज सेव्ड बट नॉट इन्वेस्ट, जिसको हम सेव कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं, तो वो है होर्डिंग। जो होर्डिंग है उसको रेफ़र किया जाता है वो इनकम जो सेव की जा सकती है लेकिन इन्वेस्ट नहीं। अच्छा, उसके बाद है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये मशहूर यानी कि किसका थ्योरेटिकल स्लोगन है, ये कम्युनिस्ट सिस्टम का स्लोगन है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ये थ्योरेटिकल स्लोगन है कम्युनिस्ट सिस्टम का। डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल चेंज। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करे और आपकी सोसाइटी के अंदर भी तब्दीली आए। नेक्स्ट है गैट, GATT। गैट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो 1945 में बना था, ठीक है। फिर बाद में इसका नाम चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया 1995 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेंसी। इनमें से कौन सी जो है वो वैलिड करेंसी है, तो वो है करेंसी नोट। करेंसी नोट जो है वो वैलिड करेंसी है। व्हेन एग्रावेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रावेट डिमांड। व्हेन एग्रागेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रागेट डिमांड, वो है बिजनेस इन्वेंट्री एक्यूमुलेट्स। वो पूछ रहा है कब जो एग्रावेट सप्लाई है वो बढ़ जाती है एक्सीड्स एग्रावेट डिमांड, तो वो है बिजनेस इन्वेंट्री एक्यूमुलेट्स। कोल जो मतलब कोयला होता है उसे कंसिडर किया जाता है कैपिटल सिंगल यूज़ गुड। कैपिटल सिंगल यूज़ गुड जो है वो कोयले को कहा जाता है। अ मोनोप्लास्टिक मैक्सिमाइजेज हिज प्रॉफिट। एक मोनोप्लास्टिक जो होता है वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है कब, मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल रख के मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड किनीस के मुताबिक इंटरेस्ट रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि पैसे की सप्लाई कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। इसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो घटता या बढ़ता है। अच्छा, वो कहता है अगर चाय और काफ़ी ये दोनों इक्वल मिकदार में हो, लेकिन हो ये कि मतलब जो काफ़ी की प्राइस है अगर कम हो जाए तो डेफिनेटली जो है काफ़ी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर काफ़ी की प्राइस और चाय की प्राइस यानी कि काफ़ी और चाय एक ही कैटेगरी में हो और अगर काफ़ी की जो मतलब प्राइस है वो रिड्यूस होती है तो डेफिनेटली जो उसकी डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, हार्ड करेंसी किसको कहते हैं? हार्ड करेंसी के कहते हैं विच इज़ रियली एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल ट्रांजिशन। जो मतलब इंटरनेशनल ट्रांजिशन के अंदर सब एक्सेप्ट हो सके उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। रियल वेजिस क्या होता है? ऑल सर्विसेज एंड गुड्स। ऑल सर्विसेज एंड गुड्स को हम कहते हैं रियल वेजिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो सही है, तो वो है कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कि कंज्यूम करना जो है वो इनकम का फंक्शन है। अच्छा, उससे अगला सवाल है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट से क्या मुराद है? मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स। परफेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ पर बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हों और ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हों। द ग्रुप ऑफ पीपल हु बेनिफिट फ्राम इन्फ्लेशन, तो मैंने पहले भी बताया कि मतलब जो लोग इन्फ्लेशन से फ़ायदा उठाते हैं वो मकरूज़ लोग होते हैं, मतलब जिनके ऊपर
कर्जा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है वो इन्फ्लेशन से फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन से क्या मुराद है? हाई इन्फ्लेशन रेट कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनचेंज्ड कंज्यूमर डिमांड। मतलब स्टैगफ्लेशन से मुराद है जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और जब कंज्यूमर जो है वो अड़ जाए कि मतलब नहीं, मतलब मैंने अपनी डिमांड मनवानी ही मनवानी है, तो ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट है द टर्म डंपिंग। डंपिंग से क्या मुराद है? व्हाट द टर्म डंपिंग मीन्स सेल इन अ फॉरेन मार्केट इन अ कमोडिटी एट अ प्राइस लो मार्जिनल कॉस्ट। डंपिंग से मुराद ये है द सेल इन अ फॉरेन मार्केट, मतलब किसी दूसरी मार्केट यानी कि अपने मुल्क की बाहर वाली मार्केट में जो है चीज़ों को बेचना, यानी कि कमोडिटीज़ को बेचना एट अ प्राइस बिलो मार्जिनल कास्ट, मतलब मार्जिनल जो हमारी कास्ट होती है उससे भी कम मिकदार में उन चीज़ों को ओपन मार्केट में बेचना, तो ये कहलाता है डंपिंग। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मतलब मजमुआ होता है द मेमोरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड प्रोडक्ट्स, द मेमोरी वैल्यू ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सम होता है। अच्छा, आखिरी है द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसका हेडक्वार्टर यानी कि ये है मनीला के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी जो है ये मनीला के अंदर है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।